खबर आपको बता दें, श्रीनगर के पारिमपोरा में सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया है। पारिमपोरा इलाके में कल से मुठभेड़ चल रहा था। सुरक्षा बलों ने लश्कर कमांडर अबरार समेत 2 आतंकियों को यहां ढेर कर दिया है। जिस घर में आतंकी छिपे हुए थे, सुरक्षा बलों ने उस घर को उड़ा दिया है। आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल भी बरामद किए गए हैं। पूरे इलाके में अब सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि इस इलाके में पहले से इनपुट्स थे कि यहां पर आतंकी छिपे हुए हैं, लेकिन जब लश्कर कमांडर अबरार को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया तो उसकी ही निशानदेही पर इस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और कल शाम से ही आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी थी। और बड़ी खबर और बड़ी सफलता इसे मानी जाएगी कि 2 और आतंकियों को मार गिराया है हमारे सुरक्षा बलों ने, और बताया जा रहा है कि ये सभी लश्कर के आतंकी थे। मुंबई के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। माना जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे। ऐसे में बीएमसी के करवाए सीरो सर्वे से सामने आया है कि मुंबई के आधे बच्चों में कोरोना के एंटीबॉडी मौजूद हैं। सर्वे 1 से 18 साल के बच्चों पर हुआ। एक्सपर्ट्स अंदेशा जता चुके हैं कि अगर तीसरी लहर आई तो सबसे ज्यादा बच्चों पर भारी पड़ सकती है। इसलिए पिछले 3 महीने से महाराष्ट्र सरकार बच्चों के हिसाब से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवा रही है। पीडियाट्रिक आईसीयू तैयार हो रहे हैं। माँ बाप अलग डरे हुए हैं। ऐसे में बीएमसी के करवाए सीरो सर्वे के नतीजे बहुत राहत लेकर आए हैं। सर्वे में पाया गया है कि मुंबई के बच्चों के 2176 ब्लड सैंपल में से 51.18% में कोरोना के एंटीबॉडी मौजूद हैं। पूरे मुंबई के 24 वार्ड में हमने करीबन सैंपल इकट्ठा किए, पब्लिक लैब से इकट्ठा किया और प्राइवेट लैब से भी इकट्ठा किए। उसका विश्लेषण किया। विश्लेषण में हमको ये पाया गया कि 51% से ज्यादा बच्चों में ये कोविड लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज लगती है वो पाई गई है, और ये अच्छी बात है। लेकिन फिर भी हमने हमारी जो तैयारी है, अगर तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा संसर्ग हो जाता है, ज्यादा बाधित हो सकते हैं, तो उनके लिए इलाज करने के लिए हमने पूरी तैयारी कायम रखी है। और हर एक वार्ड में, हर एक जम्बो हॉस्पिटल में और हर एक बड़े अस्पताल में हमने पीडियाट्रिक वार्ड एक बनाकर भी रखा है। हालांकि बीएमसी का कहना है कि वो अपनी तैयारियां जारी रखेगी। तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए मुंबई के सभी 24 वार्ड में बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए भी अलग से वार्ड बन रहे हैं। फिलहाल ऐसा कोई निर्देश आईसीएमआर से या केंद्र शासन से हमको मिला नहीं है, लेकिन जब भी मिलेगा हमने हमारी तैयारी रखी है। जो मैंने बड़े 18 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों के लिए जो सेंटर हमने रखे हैं, उसमें बढ़ोतरी करके या उसमें अलग सेक्शन बनाकर भी हम 12 साल से 18 साल तक या जिसको भी अनुमति मिलेगी उस ग्रुप के लिए हम जरूर वैक्सीनेशन करने का इस्तेमाल कर सकेंगे। सीरो सर्वे में पाया गया है कि 10 से 14 साल के बच्चों में सीरो पॉजिटिविटी रेट सबसे ज्यादा है, 53.43%, जबकि 15 से 18 साल के बच्चों में ये दर 51.39% है। 5 से 9 साल के बच्चों में ये दर 47.33% है और 1 से 4 साल के बच्चों में ये दर 51.04% है। ये सर्वे 1 अप्रैल से 15 जून के बीच करवाया गया था। बीएमसी के सीरो सर्वे में 50% से ज्यादा बच्चों में एंटीबॉडीज पाए जाने से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन ये सर्वे 2170 बच्चों के ब्लड सैंपल्स पे ही किया गया है। इसीलिए इस सर्वे को फिलहाल इंडिकेटिव माना जा सकता है और इसीलिए बीएमसी ने पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए जो तैयारी रखी थी थर्ड वेव के लिए, वो अभी भी वो पूरी करेगी। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। यूरोपीय यूनियन ने 1 जुलाई से संघ के सदस्य देशों में यात्रा करने वालों के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत 4 बड़ी फार्मा कंपनियों की वैक्सीन लगाने वाले यात्रा कर सकते हैं। इस लिस्ट में भारत की कोविशील्ड नहीं है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस सूची में एस्ट्राजेनेका की दूसरी वैक्सीन
वैक्सजेवियरिया को रखा गया है। कोविशील्ड भी एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले पर ही बनाई गई है, लेकिन यूरोपियन यूनियन यहां तक ही फॉर्मूले से तैयार 2 वैक्सीन के साथ दोहरा मापदंड अपना रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सजेवियरिया। कोविशील्ड भारत में तैयार, वैक्सजेवियरिया ब्रिटेन में। नाम अलग हैं, पर दोनों एक ही फॉर्मूले से बनाई गई हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने कोविशील्ड को वैक्सीन की लिस्ट से बाहर रखा, जबकि एस्ट्राजेनेका को मंजूरी दे दी। इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि भारत में कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले करोड़ों लोग यूरोपियन यूनियन के किसी भी देश की यात्रा नहीं कर सकते। यूरोपियन यूनियन के देशों ने ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें यूरोप में बिजनेस और पर्यटन के लिए यात्रा करने वालों को पास दिया जाएगा। ये पास उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी की तरफ से मंजूर की गई कोई भी वैक्सीन लगवाई हो। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने कोविशील्ड को मंजूरी नहीं दी है, जबकि फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन को मंजूरी दी है। सवाल यही है कि एक ही फॉर्मूले से तैयार कोविशील्ड और एस्ट्राजेनेका में एक को मंजूरी और दूसरे पर रोक की वजह क्या है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि शीशी के ऊपर छपे नाम के अलावा दोनों वैक्सीन में कोई अंतर नहीं है। एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलके कोविड-19 के अगेंस्ट वैक्सीन बनाई थी, और वो वैक्सीन और जो कोविशील्ड वैक्सीन हमारे यहाँ इंडिया में अवेलेबल है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ बनाई गई थी, दोनों की एफिकेसी ऑलमोस्ट सेम है। दोनों की दोनों वैक्सीन बराबर हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। हो हंगामा मचा तो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला ने भरोसा दिलाया कि मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। अपने ट्वीट में पूनावाला ने लिखा, मुझे इस बात का एहसास है कि बहुत से भारतीय जिन्होंने कोविशील्ड लगवाई है, उन्हें यूरोपीय संघ की यात्रा को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं, मैंने इस मुद्दे को उच्चतम स्तर पर उठाया है और उम्मीद है कि जल्द ही इसे नियामकों और राजनयिक स्तर पर देशों के साथ हल कर लिया जाएगा। कमाल तो यह है कि भारत में दी जाने वाली कोविशील्ड को WHO से मंजूरी भी मिली है। वहीं यूरोपियन यूनियन की दलील भी सुनिए। उसके मुताबिक कोविशील्ड को मान्यता देने के लिए भारत ने औपचारिकता प्रक्रिया पूरी नहीं की है। ऐसे में ग्रीन पास नहीं दिया जा सकता। EU कोविड ग्रीन पास जो है वो केवल उन देशों के लिए है जो यूरोपियन यूनियन के अंदर ही है। यूरोपियन यूनियन के बाहर जो देश पड़ते हैं उनके लिए अभी तक ऐसा कोई अप्रूवल नहीं आया, तो इंतजार करना होगा। जब बॉर्डर्स खुल जाएंगे तब देखेंगे कि क्या मेड इन इंडिया एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को अनुमति मिलती है या नहीं। लेकिन सवाल उठता है कि जिस वैक्सीन को WHO की मान्यता है, उसे यूरोपियन यूनियन ने क्यों रोका। वैसे भी WHO वैक्सीन पॉलिसी के खिलाफ है। WHO ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए कोविड-19 टीकाकरण की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इससे हम पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट देंगे, पहले वो जो वैक्सीन ले चुके हैं, जबकि दूसरे वो जिन्हें वैक्सीन नहीं लगाई जा सकी है। Why is Europe treating Covishield as inferior to AstraZeneca? Is it the same? Should I wait for AstraZeneca instead of Covishield? And this will cost lives. I think we need to ask serious questions about how we perpetuate inequities in vaccine access. भारत के साथ साथ ऐसे कई सारे देश हैं जो कि कह रहे हैं कि वैक्सीन पासपोर्ट्स का मांगना जायज नहीं है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के अलावा इजराइल और ऐसे कई सारे देश हैं जो वैक्सीन पासपोर्ट्स का सिस्टम स्टार्ट कर रही हैं। यानी जब हम सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने का जश्न मना रहे हैं, उस वक्त दुनिया हमारे वैक्सीन पर शक और भेदभाव कर रही है। हालांकि भारत ने G7 देशों की बैठक में जोर देकर साफ किया है कि वैक्सीन पासपोर्ट की नीति भेदभावपूर्ण और विकासशील देशों के लिए अनुचित है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर पारिमपुरा में 2 लश्कर आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। तो ये जो आतंकी थे, कल से मुठभेड़ यहां पर चल रही है और पारिमपुरा इलाके में, श्रीनगर में आपको बता दें कि यहां पर पारिमपुरा इलाके में इनपुट्स थे कि ये आतंकी एक घर में छिपे हुए हैं। जब शाम को वहां से गोलीबारी शुरू हुई, क्योंकि सुरक्षा बल जब यहां पर पहुंचे पूरे इलाके को घेर लिया, और यहां पर जब वो पहुंचे तो
घर से गोलीबारी शुरू हुई। जैसे ही गोलीबारी शुरू हुई, बस सुरक्षा बलों ने अपनी तरफ से भी फायरिंग शुरू कर दी और ये मुठभेड़ कल से ही चल रही थी, जिसमें आज बड़ी कामयाबी मिली है। और इस बीच आपको हम बता दें कि 2 लश्कर आतंकियों को ढेर कर दिया है सुरक्षा बलों ने। तो बड़ी कामयाबी मिली है। श्रीनगर के पारिमपुरा में आतंकियों से एनकाउंटर में दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है पाकिस्तान के ये आतंकी थे, पाकिस्तान से आए हुए थे और लश्कर के ये आतंकी थे। इनके पास से 2 AK-47 भी बरामद की गई है। आपको बता दें, लश्कर कमांडर अबरार को जब पुलिस वालों ने पकड़ा, उसके बाद उनकी ही निशानदेही पर इनके बारे में सूचना मिली और इन सबको सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। तो देखिए, लगातार जो घटनाएं घट रही है श्रीनगर पारिमपुरा में, देखिए जो आपको हम बता रहे हैं आज की घटना। आज 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है सुरक्षा बलों ने। SPO समेत पूरे परिवार को किस तरह से आतंकियों ने मारा था, ये हमने आपको दिखाया था। कल की ये खबर है जिसमें पूरे परिवार को आतंकी घर में घुसे, अंधाधुंध फायरिंग की और इसमें SPO, उनकी पत्नी और उनकी बेटी की मौत हो गई। SPO शहीद हो गए। जबकि 27 तारीख को आपको बता दें, जो ड्रोन हमला हुआ था, अभी भी उसकी जांच जारी है। बताया जा रहा है कि ड्रोन से यहां पर हमला किया गया था और अभी भी NIA जो है इसकी जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सरकार से जिस तरह से बातचीत शुरू हुई है, जम्मू कश्मीर के नेताओं की, अलगाववादी जो हैं उनसे भी जो बातचीत चल रही है और एक सकारात्मक माहौल में बात करने की जो कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं इस बीच आतंकी बौखलाए हुए हैं और उनकी ये बौखलाहट है जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही है। आपको बता दें कि जम्मू में 2 दिन के भीतर जिस तरह से पहले एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ और फिर मिलिट्री बेस को निशाना बनाने की कोशिश हुई, उसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। इसकी बड़ी वजह भी है, भारत में भले ही पहली बार ड्रोन से हमला हुआ हो, लेकिन दुनिया भर के आतंकवादी संगठन ड्रोन से खतरनाक हमलों को अंजाम दे चुके हैं। बगदादी ने तो ड्रोन अटैक से अमेरिका तक को हिला दिया था। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमला और अब जम्मू के ही कालू चक में मिलिट्री स्टेशन पर फायरिंग। भारत में ड्रोन के बढ़ते खतरे को महसूस किया जा रहा है। जिस तरह से कालू चक में हमला करने आए 2 ड्रोन रात के अंधेरे में गायब हो गए, उससे सवाल उठता है कि भारत इस मुसीबत के लिए कितना तैयार है। क्योंकि भारत भले ही इस चुनौती का सामना कर रहा हो, दुनिया भर में ड्रोन तबाही का दूसरा नाम बन चुके हैं। ये तस्वीर याद कीजिए, ISIS का एक आतंकवादी हमले के लिए ड्रोन को उड़ाता है। ये वो वक्त था जब दुनिया को पहली बार एहसास हुआ कि ड्रोन मिसाइल जितना खतरनाक है। ये छोटा सा ड्रोन ही था जिसके जरिए ISIS ने दुनिया की महाशक्ति को भी सख्ते में डाल दिया था। मोसुल की जंग में ISIS ने 300 से भी ज्यादा ड्रोन का एक दिन में इस्तेमाल किया और अमेरिकी सेना को भौचक्का कर दिया। इसके बाद दुनिया में जहां भी संघर्ष हुआ, छोटे से ड्रोन का कद बढ़ता ही गया। अजरबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई ने तो दिखा दिया कि अकेला ड्रोन जंग का रुख तक बदल सकता है। इस जंग में अजरबैजान ने इजराइल के ड्रोन के बलबूते आर्मीनिया की सेना को घुटनों पर ला दिया। तो सवाल है, क्या ISIS और अलकायदा की तरह पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन भी ड्रोन से भारत पर वार करने वाले हैं? ये सवाल इसलिए गंभीर है क्योंकि ड्रोन को पकड़ना अगर असंभव नहीं है तो मुश्किल जरूर है। आमतौर पर ड्रोन 300 से 500 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं, इसीलिए रडार से उन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि हथियारबंद ड्रोन भारत के लिए आने वाले समय की सबसे बड़ी समस्या साबित होंगे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसे समझने के लिए इराक की राजधानी बगदाद चलिए, जहां अमेरिका ने कासिम सुलेमानी को पिछले साल जनवरी में ड्रोन से ही ढेर किया था। कासिम सुलेमानी की हैसियत ईरान में वहां के धर्मगुरु के बाद की थी, जो अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गए थे। सोचिए, अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मार गिराने के लिए किसी मिसाइल और लड़ाकू विमान का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने कासिम सुलेमानी की कार को एक ड्रोन से ही आग के शोलों में तब्दील कर दिया था। जम्मू में ड्रोन हमले को विशेषज्ञ आने वाले खतरे से जोड़ रहे हैं,
क्योंकि आतंकवादियों को एक ऐसा हथियार मिल गया है जो दूसरे हमलों की तुलना में सस्ता है। ड्रोन से हमला करने में आतंकवादियों के पकड़े जाने या मारे जाने का खतरा भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आतंकवादियों को LOC या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने की भी जरूरत नहीं है। वो पाकिस्तान में रहकर भारत को बड़ा जख्म दे सकते हैं। हम देखें तो ये मोटे तौर पे दो ही किस्म के होते हैं, एक फिक्स्ड विंग ड्रोन और दूसरा मल्टी रोटर ड्रोन। और आज के आधुनिक युद्ध में ड्रोन्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और फ्यूचर वॉर्स में भी ड्रोन्स का बहुत इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हम लोग हिरॉन ड्रोन की भी बात करें जो इजराइल मैन्युफैक्चर्ड है, उसका मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, ये 35,000 फुट तक भी उड़ सकते हैं और 52 घंटे हवा में रह सकते हैं। और इन सब चीजों का जो इस्तेमाल होता है, इनको हम लोग कहते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसमें आदमी को उसको फिजिकली उसको उड़ाना नहीं पड़ता है, एग्जॉशन नहीं होता है। दुनिया में ड्रोन की तकनीक में इजराइल के अलावा चीन और टर्की जैसे देश काफी आगे हैं। इजराइल से तो पाकिस्तान को ड्रोन मिलने से रहे, लेकिन चीन और टर्की जैसे देश खुलेआम पाकिस्तान को ड्रोन की सप्लाई कर रहे हैं। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 से साल 2019 के बीच 18 देशों ने चीन से ड्रोन खरीदे। एक अनुमान के मुताबिक साल 2018 में दुनिया का ड्रोन मार्केट 87,000 करोड़ रुपए का था, जो साल 2025 तक बढ़कर 1,90,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। तो ड्रोन का मार्केट और उसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। ईरान जैसे देशों ने तो इसे अपनी सेना का अभिन्न अंग बना लिया है। आरोप है कि सऊदी अरब के तेल के कुओं पर जो हमला हुआ, उसमें ईरान का ही हाथ था। ईरान लगातार ड्रोन पर काम कर रहा है। उसका दावा है कि उसने 7,000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम ड्रोन बना लिया है। तो चाहे ISIS और अलकायदा हो या फिर ईरान समर्थक हिजबुल्लाह हो, दुनिया का हर बड़ा आतंकवादी संगठन ड्रोन की शरण में जा चुका है। इसीलिए अगर पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन भी ड्रोन से हमला करने लगे तो भारत में भयानक तबाही मच सकती है। अब सवाल यह है कि इस छोटे लेकिन खतरनाक हथियार का इलाज क्या है? क्या जिस हथियार ने इराक, सीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक में तबाही मचाई हो, क्या उससे निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है? पाकिस्तान के खिलाफ ड्रोन से इस्तेमाल कर रहा है, कभी ड्रग्स को ड्रॉप करने के लिए, कभी असले को, आर्म्स और एमुनेशन को। इसको निगाह में रखते हुए BSF ने कुछ SOPs बनाए, इसी माफिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी बनाए, DRDO ने भी कुछ जैमर्स बनाए जिससे ड्रोन्स की फ्रीक्वेंसी को जैम किया जा सकता है, उसको क्रैश किया जा सकता है। और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने भी इसके खिलाफ कुछ यंत्र बनाए हैं। सीमा पर सख्ती के बाद पाकिस्तान के पास ड्रोन से हमला करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश का जिक्र आज तक से खास बातचीत में कर चुके हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि भारतीय सेना ऐसे हमलों को रोकने के लिए रणनीति बनाने में जुट गई होगी। जम्मू से सुनील जी भट्ट, कमलजीत संधू के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। अब सवाल यह है कि जम्मू में ये ड्रोन हमला कहां से अंजाम दिया गया? क्या इस साजिश को LOC के पास पाकिस्तान की तरफ से बैठकर रिमोट के जरिए अमली जामा पहनाया गया? लेकिन जम्मू LOC से दूर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये ड्रोन भारतीय सीमा के अंदर से उड़ाए गए? सितंबर 2019 से 16 सितंबर के बीच पाकिस्तान से 8 ड्रोन विमानों से पंजाब में हथियार पहुंचाए गए। इसमें 5 AK-47 और AK-56, 16 आतंकी मैगजीन, 4 पिस्तौल, 9 ग्रेनेड, 5 सैटेलाइट फोन, 2 वायरलेस सेट और 10 लाख नकली मुद्रा। तो पाकिस्तान ने पहले ड्रोन से जम्मू कश्मीर में हथियार भेजे, नशीले पदार्थों को ड्रोन से भेजकर हमले का रिहर्सल किया और जब उसे लगा कि वो हमले के लिए तैयार है तो उसने पहली बार देश में ड्रोन अटैक की साजिश को अंजाम दे दिया। जम्मू में स्थित वायुसेना स्टेशन पर हुए 2 धमाकों की जो है जांच अभी जारी है, लेकिन इसी बीच जम्मू के बाहरी इलाके में कालूचक इलाके में, जो कि सैन्य इलाका है, यहाँ पर सेना के कैंप है, यहाँ पर जो है
दो ड्रोन देखे गए हैं। पहला ड्रोन जो है मध्य रात्रि के आसपास देखा गया, जबकि दूसरा ड्रोन जो है सुबह 3 बजे के आसपास देखा गया, जो कि पहले से ही जो है समूचे जम्मू कश्मीर में जो है हाई अलर्ट घोषित था। तो वहां पर जो मुस्तैद सैनिक थे उन्होंने तुरंत जो है ड्रोन को जब देखा तो उस पर फायर किए। हमें बताया जा रहा है कि लगभग 20 से 25 राउंड जो है फायर किए गए ड्रोन के ऊपर, लेकिन ड्रोन को मार गिराने में जो है नाकामी हुई। लेकिन उसके बावजूद जो है एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो होने से जो है टाला गया। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर होना, आतंकवादियों और पुलिस के बीच फायरिंग होना आम बात है, जिसमें या तो आतंकवादी मारे जाते हैं या फिर सरेंडर कर देते हैं। देश में पहली बार ड्रोन हमला इंटरनेशनल बॉर्डर से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर पर हुआ, लेकिन सेना के ठिकाने पर हमले की कोशिश ने खुफिया एजेंसियों को भी चौंका दिया। इस समय मैं मौजूद हूं कालूचक रत्नूचक इलाके में ही। ये जो समूचा इलाका है ये सैन्य इलाका है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सेना के कैंप है, सड़क के इस किनारे भी और सड़क के दूसरी किनारे भी। ये जो सड़क है ये जम्मू पठानकोट राजमार्ग है। राजमार्ग के सटीक ही जो है सेना के कैंप है, दोनों तरफ से, इस तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी। ये कालूचक रत्नूचक जो है मिलिट्री इलाका है। चूंकि पहले से ही जम्मू कश्मीर में जो है हाई अलर्ट घोषित था एयरफोर्स पर धमाकों के बाद, एयरफोर्स स्टेशन पर धमाकों के बाद, तो इसीलिए जो मुस्तैद सैनिक थे उन्होंने तुरंत जब ड्रोन्स को देखा तो उस पर फायर किया। लेकिन चूंकि अंधेरा था तो ड्रोन को मार तो नहीं गिराया गया, लेकिन ड्रोन वहां से फिर दिखाई नहीं दिए। उसके बाद गहन तलाशी अभियान जो है वो शुरू हुआ। अभी भी जो है तलाशी अभियान जारी है रत्नूचक मिलिट्री एरिया में भी और कालूचक मिलिट्री एरिया में भी। लेकिन फिलहाल ड्रोन के कोई अवशेष नहीं मिले हैं, तो इससे लगता है कि ड्रोन को मारा नहीं गया है, मार गिराने में असफल रहे सुरक्षा बल। आमतौर पर ड्रोन की रेंज 5 से 100 किलोमीटर के बीच होती है। ड्रोन की रेंज उसमें भरे गए विस्फोटक पर निर्भर करती है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि हमला पाकिस्तान से हुआ या फिर इसे भारत के अंदर से ही अंजाम दिया गया। क्या ये जम्मू के आसपास इलाकों से ऑपरेट हो रहे थे या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भेजे गए थे? चूंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी जो है 30 से 35 किलोमीटर है सड़क मार्ग से और वायु मार्ग से लगभग 15 किलोमीटर है, तो इतनी दूर तक ड्रोन आना जो है सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार काफी कठिन है। लेकिन फिर भी सभी पहलुओं पर जांच जारी है। छोटे ड्रोन को घर की बालकनी से भी उड़ाया जा सकता है। अगर ड्रोन कम दूरी का है तो उसे पकड़ना और भी मुश्किल होता है, क्योंकि सुरक्षा बलों के पास उसे खत्म करने के लिए कम वक्त मिलता है। सवाल ये है कि क्या जम्मू में भी ऐसा ही हुआ? हमारे जो रडार हैं वो बड़े ड्रोन को तो आसानी से डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये छोटे जो कॉप्टर है, क्वाडकॉप्टर है, इनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है और इनको न्यूट्रलाइज करना काफी ज्यादा मुश्किल है। एक्सपर्ट का भी मानना है कि जिस तरीके से इस ड्रोन हमले को अंजाम दिया गया है और बाकायदा एयरफोर्स को निशाना बनाने की कोशिश हुई है, उसे देखते हुए हो न हो इसके पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। आज तक को भी एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि इस ड्रोन हमले की साजिश पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में रची गई। ड्रोन के जरिए हमला करने को लेकर के पाकिस्तान ने ऑपरेशन परिंदा के तहत एक बड़ी मीटिंग पाक अधिकृत कश्मीर में की, जिसमें लश्कर का जोनल कमांडर सैफुल्ला साजिद जट और हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन मौजूद था। इस बैठक में ये तय किया गया कि अब सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस पर हमला करने के लिए छोटे छोटे ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए। खुफिया सूत्रों ने आज तक को ये जानकारी दी है कि इस तरीके की बैठक पाकिस्तान के पाक अधिकृत कश्मीर में की गई, जहां पर इस तरीके से प्लानिंग की गई और प्लानिंग करने के बाद ये हमला बताया जा रहा है। पाकिस्तान के लिए ड्रोन अटैक हर तरह से मुफीद है, क्योंकि इस तरह के हमले में उसे न तो आतंकवादियों के मारे जाने का डर होगा और न ही पकड़े जाने पर बेनकाब होने का खौफ। इसीलिए आने वाले दिनों में भारत को इस छोटे लेकिन बहुत खतरनाक हथियार से सतर्क रहना होगा। जम्मू से सुनील जी भट्ट, कमलजीत संधू के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक।